अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन डीसी। जैसे कि पिछले वीलॉग से आपको याद होगा, मैंने कहा था मुझे बहुत शदीद फ्लू है। मेरा ख्याल था कि मैं आज वीलॉग नहीं कर सकूंगा। और जहाँ तक पीटीआई की रैली का ताल्लुक था, अगर आपने मेरा वीलॉग आखिर तक देखा हो तो मैंने इस खदशे का इजहार किया था और मुझे खासा शक था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो फट्टू हो जाएगी, जैसे उन्होंने पहले किया है, और ये कोई बहाना ढूंढ के रैली को कैंसिल कर देंगे। ताहम इन्होंने बहाना क्या ढूंढा, इन्होंने इमरान खान के मथे वो डाला और रैली को कैंसिल कर दिया। और उसके ऊपर जो रिएक्शन और रद्द-ए-अमल हुआ है तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल से, वो खासा काबिल ज़िक्र है। ख़ास करके अलीमा खान साहिबा का, जो इमरान खान की हमशीरा हैं, उनका अपना रद्द-ए-अमल जो अखबारों की हेडलाइन भी बनी है, उनकी एक ऑडियो भी है जो मैं आपको इस वीलॉग के अंदर सुनाऊंगा। ये सब डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनका नतीजा मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, इसमें कुछ अब तोड़ फोड़ होगी और इमरान खान को अपनी पार्टी की जो लीडरशिप मौजूदा हम जिसको देख रहे हैं, इसकी कोई तंजीम साजी जो है, उनको नए सिरे से इसको रीऑर्गेनाइज जो है उन्हें करना पड़ेगा। इसको मैं बड़ी डिटेल से डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के मकबूल मुमताज़ ओपिनियन मेकर जनाब औरिया मकबूल जान साहब, जो टेलीविज़न एंकर पर्सन रहे हैं, ब्लॉगर हैं, जिनको लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, कॉलमनिस्ट हैं, एक्स सिविल सर्वेंट हैं, उनकी गिरफ्तारी ट्वीट्स की बिना पे और फिर उसके बाद 4 दिन का फिजिकल रिमांड जो है वो बड़ा ही खौफनाक और बड़ा ही अजीबोगरीब, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म की डेवलपमेंट है। उसके साथ ही वहाँ से हमें पता चलता है मुबारक सानी केस का, बिकॉज उनके ट्वीट्स जो हैं, यानी यहाँ पर एक बहुत अजीब सूरत हाल है जिसमें डिफरेंट शेड्स हैं आज के इस वीलॉग के अंदर। मतलब इसमें कोई एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको नज़र नहीं आएगी, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको नज़र आएंगे। तो एक तरफ उनकी गिरफ्तारी और 4 दिन का फिजिकल रिमांड, और फिर मुबारक सानी केस जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 6 फरवरी 2024 का फैसला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत के रिव्यू की पिटिशन या प्ली के ऊपर 24 जुलाई 2024 को डिफेंड किया, और फिर दोबारा फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अपील को आज माना, और उलमाए दीन, रिलीजियस स्कॉलर्स और एक्टिविस्ट जो हैं, उनके प्रेशर में आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ही फैसले के ऊपर सरेंडर कर दिया। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है पाकिस्तान के माशरे के लिए और पाकिस्तान के कानून के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। मैं इनका एक एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जिस हद तक मुझे समझ आई है। साथ ही में, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्म लोग हो सकते हैं, मामला बड़ा जज्बाती किस्म का भी है जब बात हो जाती है रिलीजन की, तो आप में से जिन लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है, मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस वीडियो को देखें, और उसके बाद जहाँ जहाँ आप समझते हैं कि मैं इसको समझ नहीं सका मामले को, मैंने वो गलत समझ लिया है, मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर गैप्स हैं, आप उसको फिर अपने कमेंट्स के ज़रिए जो है उसमें हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दें, मेरे लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इन द वेरी बिगनिंग। इसके साथ ही, इससे पहले कि मैं इन डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, मैं आपको याद करवाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसकी वीडियोस अगर पसंद आती हैं लाइक करें, इन्हें अगर कर सकते हैं तो इन्हें शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट्स करें, ताकि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की जो सो कॉल्ड फायरवॉल है, असल में फायरवॉल तो नहीं है, लेकिन जो सो कॉल्ड फायरवॉल है, उसका मुकाबला करने में किसी हद तक मदद मिलती है। वैसे पाकिस्तान के अंदर मेरी जो व्यूवरशिप है वो सिर्फ 30-35% तक रह चुकी हुई है, यानी अगर आप लाख लोग देखते हैं तो उसमें से 30-35% ही पाकिस्तान में होते हैं। बाकी सारी मेरी व्यूवरशिप जो है वो अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और मुख्तलिफ हिस्सों में दुनिया के फैली हुई है। अच्छा, अब सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 22 अगस्त 2024 की तरनोल की रैली, जो हो ना सकी, जिसके बारे में पहले ही बहुत ज़्यादा खदशा था या खौफ था। मैं आपको दिखाऊंगा अभी ट्वीट्स में कि शायद ये एंड टाइम पे फटू हो जाएंगे और ये रैली जो है इसे कॉल ऑफ कर देंगे, कोई बहाना ढूंढेंगे। लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने इमरान खान को ब्लैकमेल किया है ये रैली कैंसिल करने के लिए, अंडर द प्रेशर फ्रॉम द सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान? ये बुनियादी सवाल है जिसे हमें अपने जहन में रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके कुछ इसके फैक्ट्स आपके सामने रखूं कि कहते हैं कि सुबह 7, 7:30 बजे सेनेटर आजम सवाती साहब ने अलॉन्ग विद बैरिस्टर गौहर अली खान एंड उमर अयूब, इमरान खान से फौरी तौर पर एक हंगामी किस्म की अडयाला जेल के अंदर मीटिंग की, जिसके बारे में लोग सवाल उठाते हैं कि इनको हंगामी बेसिस पे, इमरजेंसी बेसिस पे इस किस्म की मीटिंग उस इमरान खान से जिससे मिलने में खासी दिक्कत होती है, और हम दर्जनों या सैकड़ों दफ़ा ये सुन चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के लीडरों को, तहरीक इंसाफ के वकला को कितनी मुश्किल होती है, कितनी कितनी देर उनको बाहर खड़े कर दिया जाता है। तो ये क्या वजह है कि सुबह सुबह 7,
7:30 बजे इन लीडर्स को, और सेनेटर आजम सवाती साहब तो अरसे से रुपोश थे, कहीं नजर ही नहीं आए, इन सब लोगों को किसने फैसिलिटेट किया कि इन्होंने इमरान खान के साथ जाकर एक इशू के ऊपर फौरी तौर पे इन्होंने मुलाकात कर ली, विच लेंड्स क्रीडेंस टू द बिलीफ और टू स्पेकुलेशन कि पाकिस्तान की सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट ने बैरिस्टर गौहर, आजम सवाती और उमर अयूब की जो मीटिंग है इमरान खान के साथ, वो फैसिलिटेट की, चूंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, क्योंकि इनमें खुद से हिम्मत ना थी कि ये रैली की कैंसलेशन दें, इनको शायद कोई इतना सीरियसली ना लेता, इसलिए इनको अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर ये कहना था कि इमरान खान ने इस रैली को कैंसिल करने के लिए हमें कहा है। बैरिस्टर गौहर ने वहाँ बाहर निकल के ये कहा कि इमरान खान को हमने तमाम सूरत हाल से आगाह किया है, ये भी बताया है कि रिलीजियस एक्टिविस्ट जो हैं वो रेड जोन के अंदर मौजूद हैं, जगह जगह ऑब्स्टिकल्स खड़ी हैं, अंडर द सर्कमस्टांसेस हमें रैली को कैंसिल कर देना चाहिए। और उसके बाद इमरान खान ने मंजूरी दी कि रैली को कैंसिल कर दिया जाए। ताहम खान साहब ने ये कहा कि लाहौर के अंदर 27 अगस्त की जो रैली है या 8 सितंबर की जो रैली है वो होगी, यानी इस्लामाबाद के अंदर वो रैली जो है वो ज़रूर होगी। 27 अगस्त की भी अब रैली होती है लाहौर में कि नहीं होती, और 8 अगस्त सितंबर की भी रैली इस्लामाबाद में होती है या नहीं होती, इसके बारे में भी लोग बहुत ज़्यादा शकूक का इजहार जो है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैंक एंड फाइल है, जिनका कुछ रिएक्शन मैं भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता भी हूँ, उन्होंने बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है। और कॉमन फीलिंग ये है कि ये जो लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, आजम सवाती और बाकी सब लोग जो हैं, इन्होंने इमरान खान को बेट्रे किया है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए प्रेशर डालने के लिए अगर रैली करते हैं, तो आपको फिर इमरान खान की, ठीक है कि इमरान खान ने रैली कहा था, उन्होंने कॉल की थी रैली, लेकिन इमरान खान ही को जाके, इमरान खान ही को डिफेंसिव पर डाल के आपको रैली कैंसिलेशन करने की इजाज़त क्यों लेनी थी? ये तो आपका अपना इनिशिएटिव हो रहा था। इससे ये भी लोग कहते हैं कि इन लोगों के अंदर किसी भी किस्म की लीडरशिप की कैपेसिटीज़ जो है वो नहीं पाई जाती। और इमरान खान की अपनी हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने जिस मायूसी का इजहार किया है, वो अखबारों की हेडलाइन भी बनी है और उनकी एक ऑडियो भी व्हाट्सएप के ऊपर चल रही है। वो ऑडियो यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ कि इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का, इमरान का। ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आजम सवाती मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा जी? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए, चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम सवाती, इजाजत कैसे मिली? अब इस पे दो कम से कम कंट्रास्टिंग व्यूज भी हम ले लेते हैं। पाकिस्तान वाली, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान वाला है, वाली बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान वाली जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट कमेंटेटर है और गालिबन अमेरिका में कहीं पर पाकिस्तान वाली पाई जाती है, उसने एक दिन पहले ही मेरी तरह शक का इजहार किया था कि उसको बहुत खतरा था कि शायद ये रैली कैंसिल कर देंगे। तो वो उनके ट्वीट्स जो हैं मैं आपको दिखाता हूँ, और इस रैली कैंसिलेशन के बाद जो उनका ट्वीट है वो बड़ा माना खेज है, जिसे मैंने रीट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आजम सवाती जो गुम थे, उन्हें सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे किसने उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात कराई, किसने उन्हें फैसिलिटेट किया, इमरान खान के पास ही इनको जाने की क्या ज़रूरत थी। ये ट्वीट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसका जो कंट्रास्टिंग ओपिनियन है वो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट वीलॉगर एंड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सहाफ़ी जनाब सदीक जान साहब के ट्वीट में आप देख सकते हैं। सदीक जान साहब ने इस ख्याल का इजहार किया है कि इस्टेब्लिशमेंट की एक तरह से शिकस्त है, बिकॉज तहरीक इंसाफ रैली कॉल करती है, इस्टेब्लिशमेंट डर जाती है, इस्टेब्लिशमेंट रैली को नहीं होने देती, एनओसी देती है, एनओसी कैंसिल कर लेती है, और हर दफ़ा तहरीक इंसाफ के बयानिए को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और यूँ तहरीक इंसाफ का कोई इसमें नुकसान नहीं है। लेकिन जो प्रिडोमिनेंट ओपिनियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल या सपोर्टर्स में, वो शदीद मायूसी की है। इसे कोई डिनाइल नहीं है, और वो ये समझते हैं कि इस लीडरशिप ने इमरान खान को बेट्रे किया है और इमरान खान के ऊपर मलबा डाला है। और इमरान खान बीइंग ए सेंसिटिव पर्सन, जब उसको बताया गया कि बलवे का और दंगा फसाद का या कोई वायलेंस का ख़तरा है, तो ज़ाहिर है इमरान खान को इन्होंने डिफेंसिव पे डाला, और डिफेंसिव पे डाल के इमरान खान से इन्होंने ये कहा कि रैली को कैंसिल कर देते हैं। ये प्रीडोमिनेंट व्यू है। और इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 5 या 6 दफ़ा, पता नहीं 5 या 6 दफ़ा लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी रैलीज़ इन्होंने कॉल थी, कभी लाहौर में, कभी किसी और जगह, फिर एंड टाइम पे वो रैलीज़ जो हैं वो नहीं हुई। अब लोगों का कहना है कि ये लीडरशिप जो है इसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है इनके अंदर, जो लीडरशिप का एक मेटल होता है इनके अंदर वो मेटल ही नहीं है। उनको बहुत शक है कि 8
ستمبر کی جو ریلی کی بات کی جا رہی ہے اور جو 27 اگست کی لاہور کی ریلی کی بات کی جا رہی ہے، اس کو بھی یہ لیڈرشپ جو ہے، اس کو لیڈ جو ہے وہ نہیں کر سکے گی۔ ان لوگوں کا، یہ ان ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب اس کی پرمیشن دے دی تھی 22 اگست کی، تو اس وقت ان کا خیال تھا ان کی پاسٹ پرفارمنس دیکھتے ہوئے کہ ایک لیک کلسٹر سی ان کی ریلی ہوگی، چند سو یا چند ہزار ان کے لوگ ہو جائیں گے، 4-5 ہزار، اور اس سے انہوں نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا۔ تاہم گزشتہ 48-72 گھنٹوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ظاہر بڑے ذرائع ہیں اور انٹیلیجنس ہیں ان کو اندازہ ہوا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف ضلعوں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے اندر اور نوجوانوں میں بنگلہ دیش کے واقعات کے بعد ایک خاصی جوش و خروش پایا جاتا ہے، ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے کہ ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ تو جب انہیں اندازہ ہوا اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک سے کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ ترنول کی اس ریلی کے لیے پہنچیں گے، ہزاروں کی تعداد میں، تو اسٹیبلشمنٹ کو پینک ہو گیا، ان کو خاصی پریشانی ہو گئی، ہاتھ پاؤں ان کے پھول گئے، اور انہوں نے انہی لیڈرشپ کو، جن کے ساتھ ان کے اچھے روابط ہیں، یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہمارے ایک دو بہت سے ایسے فرینڈز ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں تو بڑے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے اس میں رتی بھر بھی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ تمام لیڈرشپ جو پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، اس ہر لیڈر کا اپنا اپنا ایک کرنل صاحب اس کے مائنڈر ہیں، جو مختلف آئیڈیاز ان کے ذہن میں انسرٹ کرتے ہیں یا انجیکٹ کرتے ہیں، اور جو گوہر ایز پر مائی انالیسس، یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ میرا ذاتی انالیسس ہے کہ بیرسٹر گوہر کا جو مائنڈر ہوگا وہ عمر ایوب صاحب کا مائنڈر ڈفرنٹ ہوگا، اور دونوں کرنل صاحب کا آپس میں تعلق نہیں ہوگا۔ اسی طرح اعظم سواتی صاحب کا جو مائنڈر ہوگا وہ ڈفرنٹ ہوگا، مروت صاحب کا مائنڈر جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوگا، شبلی فراز صاحب کا مائنڈر ڈفرنٹ ہوگا۔ سب کے اپنے اپنے مائنڈر ہیں۔ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر آپ انٹیلیجنس کی کتابیں پڑھیں تو اس میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں نیڈ ٹو نو بیسس۔ باٹم لائن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جب اندازہ ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان یہاں آ جائیں گے، اپنے مائنڈرز کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ان پی ٹی آئی کے لیڈرز پہ دباؤ ڈالا، اور ان کے ذریعے دوبارہ انہوں نے اس ریلی کو کینسل کر دیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ ریلیز کینسل ہو چکی ہیں کہ عوام کا جو ٹرسٹ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کہ کوئی ریلی کر سکتے ہیں، کوئی پریشر ڈال سکتے ہیں، وہ شیر آئی والی بات ہے کہ لوگوں کا ایک اعتماد جو ہے وہ ان میں ختم ہو گیا۔ اب اس کو ذہن میں رکھیں کہ ایک ایکسکیوز یہ بھی دیا گیا کہ ریلیجس ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ موجود ہیں ریڈ زون کے اندر، مبارک ثانی کیس کے حوالے سے، جہاں ایک دن پہلے لڑتے جھگڑتے وہ سپریم کورٹ کی باؤنڈری تک پہنچ گئے پولیس سے لڑتے۔ یہ ویسے کہنا ضروری ہے کہ پولیس کو جب تک کسی نے یہ کہا ہوا نہ ہو کہ یار ہاتھ ذرا ہولا رکھنا، چانسز اس کے بڑے کم ہوتے ہیں کہ پولیس سے لڑتے جھگڑتے کوئی مظاہرین اپنے اہداف تک پہنچ جائیں۔ اگر پولیس کو یہ حکم ہوتا کہ مار مار کے ان کا بھرکس نکال دینا ہے، تو پھر میں دیکھتا کہ وہ کس طرح سے پہنچتے سپریم کورٹ کی دیوار تک۔ یہاں پر بھی بڑی گیم ہوتی ہے۔ بہرحال اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ ترنول جو ہے وہ ریڈ زون سے تقریباً 30 کلومیٹر یا 30 میل دور ہے، اور یہ ایک بہت ہی پھسٹی اور کمزور قسم کا آرگومنٹ ہے کہ ریلیجس ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اسلام آباد کے ریڈ زون کے اندر موجود تھے۔ اب آپ سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ جو کچھ ہوا اس کے بعد آگے کیا ہوگا۔ میرا بڑا ناچیز کا ناقص قسم کا انالیسس یہ ہے کہ عمران خان کو بڑی سول سرچنگ کرنی پڑے گی، اور ان کو بہت غور و فکر کرنا پڑے گا، اور یہ جو ان کی پریزنٹ لیڈرشپ ہے، جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، جس میں بیرسٹر گوہر علی خان ہیں، جس میں عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز ہیں، ان سب کے اندر کچھ نہ کچھ رد و بدل یا تنظیم سازی میں تبدیلیاں عمران خان کو لانی پڑیں گی، بیکاز اس لیڈرشپ کے اندر اس قسم کا دم یا ہمت نہیں ہے۔ یہ اپنے گھروں میں رات کو سونا چاہتے ہیں، ان کو احساس ہے کہ اگر وہ زیادہ جرت دکھائیں گے یا زیادہ کوئی لیڈرشپ چمکانے کی کوشش کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ویگوز میں اٹھا کے انہیں لے جائیں گے سیریس طریقے سے، اور اندر جا کے کہیں بند کر دیں گے۔ لیکن کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان جس کو بھی لیڈر بنائیں گے اس کے ساتھ تو پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ادارے یہی کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کی طرح نوجوانوں کی انویزیبل قسم کی ایک لیڈرشپ بنانی پڑے گی، یا تحریک انصاف ایسی لیڈرشپ بنائے گی یا ایسی لیڈرشپ خود بن جائے گی۔ اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بنگلہ دیش میں جب ناہید اسلام اور بہت سے لیڈرز کو آپ دیکھتے ہیں تو انہیں یہ اکثر انویزیبل رہے۔ بنگلہ دیش کی حسینہ کی حکومت، اس کی پولیس، وہاں کی فوج جو حسینہ کو ٹوٹل بیک اپ کر رہی تھی، اور ہندوستان کے انٹیلیجنس کے ادارے جو بڑے سرگرم تھے بنگلہ دیش کی اسٹوڈنٹ موومنٹ کو کرش کرنے کے لیے، وہ ان کو ٹریک نہ کر سکے۔ یہ نکلتے تھے ڈسپیئر ہو جاتے تھے، نکلتے تھے ڈسپیئر ہو جاتے تھے۔ تو جب تک ساری کے سارے لوگ عمران خان سے رابطے میں ہوں گے، وہ آسانی سے ٹریک بھی ہو جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کے پاس ایک پیرلل لیڈرشپ ہونی چاہیے جو ریلیز نکال سکے، کہیں اپیئر ہو مختلف شہروں کے اندر۔ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بہت اناؤنس قسم کی جو ریلیز ہوتی ہیں کہ ہم نے فلاں پوائنٹ پہ 15 دن پہلے آپ نے اعلان کیا ہوا ہے،
یہ بالکل ایک فرمائشی قسم کا پروگرام ہے. جب کوئی تحریک ہوتی ہے، موومنٹ ہوتی ہے، وہ فلیش ریلیز ہوتی ہیں، اور وہ بڑے شہروں میں ہوتی ہیں. شہر جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، راولپنڈی ہے. اسلام آباد ایک مصنوعی قسم کا شہر ہے جس کے اندر آبادی بہت تھوڑی ہے، بڑے بڑے گھر ہیں. یہ جو فلیش ریلیز ہوتی ہیں وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو نکالنی ہوں گی. لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر، گجرانوالہ کے اندر، کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر، بڑے شہروں میں، پشاور کے اندر فلیش ریلیز. اب چلتے ہیں اس مشکل ٹاپک اور ایشو کی طرف جس کا نام ہے مبارک ثانی کیس. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں مبارک ثانی کیس کی تفصیلات میں جاؤں، لیٹ می میک این ایڈمیشن کہ مجھے مبارک ثانی کیس کا پتہ نہیں چلنا تھا، نہ میں نے اتنی اس پہ ریسرچ کرنی تھی، اگر مجھے عوریہ مقبول جان صاحب کی گرفتاری کا نہ پتہ چلتا. جب مجھے پتہ چلا کہ عوریہ مقبول جان صاحب کو گرفتار بھی کر لیا ہے پولیس نے، ایف آئی اے نے، پھر 4 دن کا ان کا فزیکل ریمانڈ ایک جج صاحب نے دے دیا ہے، تو اٹ واز اے شاکر فار می. اور پھر مجھے پتہ چلا کہ ان کی گرفتاری مبارک ثانی کیس میں انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا. میں بڑی حیرانگی ہوئی. جو کوئی بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ ایک اوپینین ہے، ٹویٹ کوئی گولی تو انہوں نے چلائی نہیں، نہ کسی کو قتل کیا ہے، تو اس پہ 4 دن کا فزیکل ریمانڈ جو ہے تو انتہائی بے تکی قسم کی چیز ہے. میں نے عوریہ مقبول جان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کو جا کے چیک کیا. وہ ٹویٹر ہینڈل پہ جتنے کوئی ٹویٹس ان کے ہیں وہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں. ان کے بہت سے ٹویٹس جو ہیں ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، کچھ کا تعلق غازہ سے ہے، کچھ کا تعلق پاکستان کی پالیٹکس سے ہے. 2-2.5 ٹویٹ میں نے دیکھے جن کا تعلق مبارک ثانی کیس سے ہے، جہاں انہوں نے کنڈیم کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس کے علاوہ شریعت کورٹ کے بھی ہیڈ بن کر بیٹھ گئے. اب یہ عین ممکن ہے کہ چونکہ یہ معاملہ اٹھ چکا تھا، ایف آئی اے کے کہنے میں، پولیس کے کہنے میں، عوریہ مقبول جان صاحب نے اپنے وہ جو ٹویٹ آبجیکشنبل ٹویٹ تھے ان کو ڈیلیٹ کر دیا ہو، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن انہوں نے ڈیلیٹ کیے ہیں یا نہیں ڈیلیٹ کیے ہیں، میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ ایک شخص جو ہے ہی اوپینین میکر اور ایک پبلک اوپینین انفلوئنسر ہے، اور اس کے مذہبی قسم کے رجحانات یا خیالات اس کے پائے جاتے ہیں، اس کی اسٹرانگ پوزیشن ہے ریلیجن کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، اس کو آپ اس کے کسی ٹویٹ کے اوپر کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ نے اس کو گرفتار کر لیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسا ٹویٹ کیا ہے جو قابل اعتراض ہے، پاکستان کے کسی قانون کی خلاف ورزی ہے، تو وہ دھوڑ تو سکتا نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے اس سے کوئی فائنینشیل ڈیٹا نکالنا ہے، اس کا سب کچھ کرنا ہے، یا اس کا آپ کو لگتا ہے کہ قتل ہے تو وہ کوئی ایویڈنس مٹا دے گا، آپ اس کو چارج کر دیں گے. اب جب میں 4 دن کا فزیکل ریمانڈ دیکھتا ہوں عوریہ مقبول جان صاحب کا، تو اس ناچیز کی جو ناقص عقل ہے اس میں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک سیاسی خار ہے. عوریہ مقبول جان صاحب کے جو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس پہ حکومت نے اپنی خار ان سے نکالی ہے. ورنہ اگر عوریہ مقبول جان صاحب نے جو کچھ بھی کیا، اگر انہوں نے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مبارک ثانی جو ہے اس کے ٹکڑے کر دینے چاہیے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، تو اس پہ ان کی گرفتاری تو ہو سکتی ہوگی، لیکن اس کے اوپر 4 دن کا فزیکل ریمانڈ نہیں بنتا. بیکاز 4 دن کے فزیکل ریمانڈ کا تو مطلب ہے کہ آپ کو کوئی ایویڈنس جو ہے وہ ڈسکور کرنی ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی ایویڈنس جو ہے وہ مس پلیس ہو جائے گی. تو اس سے صرف آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو رول آف لا ہے یا پاکستان کی کانسٹیٹیوشنلزم ہے وہ کتنے خطرات سے دو چار ہے. اس کے ساتھ ہی ایٹ دا سیم ٹائم جو مبارک ثانی کیس ہے وہ بذات خود جو ہے وہ ایک ایسا ڈیسیجن ہے جس کی جب اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر دنیا کو پتہ چلیں گی، مائنورٹیز سے چونکہ اس کا تعلق ہے، اس کی بڑی امپلیکیشنز ہوں گی جس کا ابھی پاکستان میں لوگوں کو ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہے. اب آئیں ایکچوئل مبارک ثانی کیس کی طرف. میں یہ سمجھتا ہوں، میری جو ناقص عقل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مبارک ثانی کیس پاکستان کی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مائل سٹون ہے جب اس فیصلے کا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ پاکستان کو انڈر پریشر لا کے پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے، اور پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں بہت سے مذہبی گروپس بھی ہیں، مدرسوں کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ریلیجس پارٹیز بھی ہیں، اس میں وائلنس بھی کی گئی ہے، اور کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مائنورٹیز کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر ایک فیصلہ ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. تو اس کا ابھی تو دنیا میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا فیصلہ ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. تو جب یہ فیصلہ باقی ساری دنیا کو پاکستان سے باہر پتہ چلے گا تو اس کی امپلیکیشنز ہوں گی پاکستان کے لیے. اب یہ ڈیسیجن کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ مائل سٹون ہے، اس میں سپریم کورٹ نے ایک چھوٹے سے نقطے کے اوپر، جس پہ پہلے سپریم کورٹ نے 2-3 پیجز کا ایک ڈیسیجن لکھا تھا، اس پہ 3 دفعہ ڈیسیجن سپریم کورٹ پاکستان نے کر دیا. پہلا ڈیسیجن کیا 6 فروری 2024 کو، اس کو چیلنج کیا پنجاب حکومت نے اپنی پلی میں، جب انہوں نے کہا کہ اس کا پیرا 9 پہ ان کو آبجیکشن تھی. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلا ڈیسیجن تو لکھا تھا 2-3 پیجز کا تھا، دوسرا ڈیسیجن لکھا 24 جولائی 2024 کو 27 صفحوں کا، اور اس میں 50 پیراز تھے، اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، اور وہ اس میں آدھا انگریزی میں لکھا ہوا ہے اور آدھا اردو کے اندر لکھا ہوا ہے. میں آپ کو اسکرین کے اوپر یہ سب چیزیں میری کوشش ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا چلا جاؤں.
अभी जो दूसरा डिसीजन था इसके ऊपर फिर पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत भी उसके साथ शामिल हो गई। उन्होंने कहा कि इसका जो पैरा 7 है वो ऑब्जेक्शनबल है, इसका पैरा 42 जो है वो ऑब्जेक्शनबल है। और फिर ये अभी ऑब्जेक्शन चल ही रही थी। इसके साथ ही मजहबी जमातें जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद का रुख इख्तियार किया। उनके एक्टिविस्ट जो हैं वो रेड जोन के अंदर दाखिल हो गए। ये वही रेड जोन है जहाँ पर अगर जमहूरियत पसंद सियासी जमात है सबसे बड़ी, उसका कोई बंदा आना चाहे तो उसका वो घुस नहीं सकते अंदर, इसके उनका भुरकस निकाल दिया जाता है। लेकिन ये भी जहन में रखें कि जो मजहबी भी आ जाते हैं एक्टिविस्ट, इनको भी अगर पुलिस को ये हुक्म हो कि इनका भुरकस निकाल दें तो फिर ये भी नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर होता है, इशारा होता है कि इनको आपने ज़रा थोड़ा सा काइंडली डील करना है। ये एक रियासत की, आप कह लें रियासती इदारों की एक थिंकिंग है, उनकी एक स्ट्रेटिजिक थिंकिंग है। तो बहरहाल वो भी अंदर दाखिल हो गए और फिर पुलिस उनको रोकती रही और वो सुप्रीम कोर्ट के पेरीमीटर तक पहुंच गए। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके जो जजेस थे उनको हैरेस किया गया, अंडर प्रेशर लाया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में उलमा के एक वफ्द और डेलीगेशन से एक प्राइवेट चैम्बर में मीटिंग करने के बाद एक 1.5 पेज का फैसला निकाला गया, और जिसमें वो जो पैराग्राफ थे, पैराग्राफ 7 और पैराग्राफ 42 जो हैं उनको हज़फ कर दिया गया और कहा गया कि ये कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा। अब जिस तरह से पाकिस्तान के अखबारात रिपोर्टिंग करते हैं आधी पचद्दी किस्म की, उसमें कंप्लीट पिक्चर आपके सामने नहीं आती। तो जो कुछ भी मुबारक सानी केस के हवाले से छपा गुज़श्ता 24 घंटों में, पहले मैंने वो पढ़ा, फिर उसके पीछे जितने महीनों में उस पर रिपोर्टिंग होती रही मैंने वो पढ़ा, फिर भी कोई कंप्लीट पिक्चर जो है वो मेरे सामने नहीं आई। मैं चाहता था कि मैं एक्चुअल डिसीजन भी पढ़ लूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर फरवरी का डिसीजन, जुलाई का डिसीजन मिल नहीं रहे थे, मैं सर्च नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने वेट किया, मैंने मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के साथ, जो अखबारों के रिपोर्टर्स थे, फिर जो वकला थे, उनसे मैंने डिसीजन मंगवाए और मैंने फरवरी 2024 का डिसीजन भी पढ़ा, 6 फरवरी का। फिर मैंने 24 जुलाई का डिसीजन पढ़ा, फिर मैंने आज का डिसीजन पढ़ा। दरमियान में मैंने, आप यकीन माने, मेटा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी मदद ली मैंने कि ये रिसर्च करो, ये रिसर्च करो, ये आर्टिकल ढूंढो, ये आर्टिकल ढूंढो। तो वो जो सारी रिसर्च करके मैंने एक पिक्चर मेरे सामने आई है, वो पिक्चर मैं आपके सामने रख सकता हूँ। अगर अखबारात को आप देखते हैं तो आपको एक आधी पचद्दी सी पिक्चर आती है जिसमें आपको समझ आती है कोई कोई अहमदी स्कॉलर है या पब्लिशर है जिसने तफसीर सगीर जो है, वो किताब, ये तफसीर सगीर जो तफसीर है, जो कि अहमदियों के दूसरे खलीफा जो हैं उनकी लिखी भी को 10 वॉल्यूम की तफसीर का ये एक एब्रिज्ड एडिशन है, जो इन साहब ने, मुबारक सानी साहब ने 2019 में अहमदियों के किसी इंस्टीट्यूशन में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया। और फिर 2022 दिसंबर में उनके खिलाफ एक FIR कट गई इस हवाले से। जनवरी 2023 में उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उनको रिहा किया बेल में, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अपना 6 फरवरी 2024 का फैसला लिखा। वैसे तो 6 फरवरी 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा सिंपल सा फैसला है, इसीलिए वो 2 पेज का फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेसिक कंटेंशन ये थी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, उनके साथ मेरा ख्याल नईम अफ़गान साहब थे, जो भी थे। कंटेंशन बड़ी सिंपल सी थी कि जो एक्ट है, पंजाब का नया एक्ट है, पंजाब कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2021, जो FIR दर्ज की गई है इस एक्ट के तहत, उस FIR से ही पता चलता है कि एक्चुअली जो ऑफेंस हुआ है वो कहीं 2019 में हुआ है, जहां ये मुबारक सानी ने ये किताब तफसीर जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की है। और चूंकि एक एक्ट के आने से पहले उसका एक रिट्रोस्पेक्टिव यानी उसको इम्पोजिशन कर दी गई है, तो ये खिलाफ कानून है। और वैसे भी ये शख्स जो है, जिसकी मैक्सिमम सज़ा इस एक्ट के तहत 6 माह हो सकती थी एक फ्लॉड डिस्ट्रीब्यूशन करने में, एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन या नशर व इशात करने में जो नहीं होनी चाहिए, तो 6 महीने के बजाय ये 13 महीने का सज़ा काट चुका है और इसको बेल के ऊपर रिहा कर देना चाहिए। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये डिसीजन लिखा तो पैरा 9 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पैरा 20 को भी वहाँ पर कोट कर दिया। वो पैरा 20 भी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, और जो पैरा 9 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुई, जहाँ से फिर मजहबी रहनुमाओं की तरफ से भी ऑब्जेक्शन हुई और पंजाब हुकूमत ने भी वहाँ पर एक प्ली ली, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। दिस इज आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 20। इसमें लिखा हुआ है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यानी पाकिस्तान के हर शहरी को ये इजाज़त और हक हासिल है कि उसका जो कोई भी मज़हब है वो उसे प्रोफेस कर सके, यानी उसको फॉलो कर सके। और उसके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अगर उसके उस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी अगर क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो भी हैं, तो आपको इजाज़त होगी कि आप अपनी रिलीजन की प्रैक्टिस भी कर सकें और उसके इंस्टीट्यूशंस को आप मेंटेन भी कर सकें, उसे आप मैनेज भी कर सकें। इसके 2 पार्ट्स हैं आर्टिकल 20 के। पैरा ए मैंने आपको पढ़ के सुनाया 20A। 20B ये कहता है कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड एवरी सेक्ट देयर ऑफ shall have the right to establish, maintain and manage its religious institution, यानी हर रिलीजियस जो एंटिटी होगी या हर रिलीजियस जो सेक्ट होगा या हर मज़हब जो होगा,
उसको ये इजाज़त है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हें इस्टेब्लिश भी कर सकता है, उन्हें मेंटेन कर सकता है और उनको मैनेज कर सकता है एज़ पर द आर्टिकल 20A एंड 20B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता हूँ कि जो पैरा 9 है सुप्रीम कोर्ट की, मेरे हाथ में है यहाँ पे पैरा 9 जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो 6 फरवरी 2024 का फैसला है। पैरा 9 क्या कहता है? पैरा 9 ये कहता है, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, द principle of there being no compulsion in religion mentioned in Holy Quran is enshrined in the Constitution as a fundamental right. Clause A of the Article 20 of the Constitution stipulates that every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion. And Clause B of the Article 20 states that every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions. यानी पैरा 9 जो है सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी 2024 के फैसले का, वो हूबहू आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रिप्रोड्यूस करता है। आगे वो फिर वो सहारा लेता है मजीद एक्सप्लेन करने के लिए आर्टिकल 22 का, और आर्टिकल 22 को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये लिखती है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स एंड प्रेस्क्राइब्स दैट नो रिलीजियस कम्युनिटी और डिनोमिनेशन शैल बी प्रिवेंटेड, उसको नहीं रोका जाएगा, फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉर पीपल्स ऑफ दैट कम्युनिटी or denomination in any educational institution maintained wholly by that community or denomination. These fundamental rights cannot be derogated from, circumvented or diluted. अब जहन में ये बात रखिए कि ये पैरा 9 ही है जिस पे पहले खप पड़ती है, जो 6 फरवरी 2024 का फैसला है। और ये पैरा 9 बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है जिस पे खप पड़ी है, ये मुझे नहीं पता, आप मुझे बेहतर समझा सकते हैं, आप में से बहुत से लोग जो हैं इन मामलात को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। लेकिन आर्टिकल 22 को जो कोट किया गया है, यानी आर्टिकल 22 ये कह रहा है कि जो भी रिलीजियस सेक्ट की कम्युनिटी होगी, अगर वो अपने इंस्ट्रक्शनल इदारों, स्कूलों में, कॉलेजों में, ये जो भी इदारे उन्होंने मजहबी तालीम के बनाए हैं, उसके अंदर वो अपने मज़हब के हवाले से जो भी नशर व इशात करना चाहे, तबलीग करना चाहे, पढ़ाना चाहे, उससे उनको नहीं रोका जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो 6 फरवरी 2024 का फैसला है, वो बेसिकली तौर पे यही कहता है कि मुबारक सानी ने जो तफसीर है, सग़ीर तफसीर जो है, उसको अहमदिया कम्युनिटी के ही किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या किसी इदारे में डिस्ट्रीब्यूट किया, और एज सच ये चीज़ उसने जब की तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की के अंदर इसकी इजाज़त है और ये उसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं बनती। मैं अब आपको स्क्रीन के ऊपर 2 प्रेस रिलीजेस भी दिखाता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 फरवरी में और 1 जुलाई में इशू की, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फरवरी का और जुलाई का डिसीजन आया तो उस पर सोशल मीडिया पे या मजहबी जमातों की तरफ से या टेलीविज़न के ऊपर इतनी खप पड़ गई कि सुप्रीम कोर्ट डिफेंसिव पे चली गई और उसने उर्दू के अंदर, यानी जो जुलाई का डिसीजन लिखा वो तो लिखा भी उर्दू अंग्रेज़ी में, और उसको दोनों जगहों पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एक्सप्लेन किया और कहा कि हमारे डिसीजन को गलत अंडरस्टैंड किया जा रहा है। तो एक प्रेस रिलीज अपने आप को डिफेंड करने के लिए फरवरी में इशू की, दूसरी प्रेस रिलीज अपने आप को डिफेंड करने के लिए उन्होंने उर्दू के अंदर जुलाई में इशू की। ये दोनों मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं, मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर रहें ताकि अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ भी सकें। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं पैरा 7 जिसे आज हज़फ कर दिया गया है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा पैरा 42 जिसे हज़फ कर दिया गया है। ये दोनों फैसले सुप्रीम कोर्ट ने अपने 27 पेज के डिसीजन में लिखे। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिखा 24 जुलाई 2024 को, जब पंजाब हुकूमत की प्ली आई फरवरी के डिसीजन के खिलाफ, और ये पैराग्राफ 7 है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं चाहूँगा कि इस पर आप लोग कमेंट भी करें। ये पैराग्राफ 7 ये कहता है, FIR में मुलज़िम पर मजमूआ ताज़ीज़ात की दफ़ा 295B का जिक्र तो किया गया, लेकिन किसी कानूनी शिक का जिक्र सिर्फ करना मुलज़िम को इस दफ़ा के तहत जुर्म के लिए ज़िम्मेदार ठहराने के लिए काफ़ी नहीं होता। FIR के मंदरजात में तौहीन कुरान का इल्ज़ाम ना तो बिलवास्ता ना ही बिलावास्ता लगाया गया था, और चूँकि ना तो डायरेक्टली लगाया गया ना इनडायरेक्टली लगाया गया, और चूँकि मज़कूरा इदारा जहाँ FIR के मुताबिक ममनुआ किताब यानी सग़ीर तफसीर सग़ीर तकसीम की गई थी, अहमदियों का अपना इदारा है, इसलिए इस फेल पर मजमूआ ताज़ीज़ात की दफ़ा 298C का अतलाक़ नहीं हो सकता था। दरख्वास्त गुजार ने फौजदारी दरख्वास्त नंबर इतने इतने के ज़रिए ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त की थी। अदालत हज़ा के इल्म में ये बात लाई गई कि मुलज़िम कैद में 13 महीने गुजार चुका है, जबकि ममनुआ किताब की तकसीम का जुर्म साबित होने पर इसे जिस कानून के तहत सज़ा दी जा सकती थी, सुनाई जा सकती थी, वह फौजदारी तरमीमी कानून
32 की दफ़ा 5 है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा महीने तक 6 महीने की सज़ा सुनाई जा सकती थी। अदालत हज़ा ने अपने हुक्मनामा 6 फरवरी 2024 में लिखा। आगे फिर अदालत एक्सप्लेन करती है कि हमने लिखा कि इसको अब रिहा कर दें बिकॉज़ इसकी मैक्सिमम सज़ा 6 महीने हो सकती थी, ये 13 महीने से है, और बाकी जो चीज़ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आपको मैं जुलाई का 24 जुलाई 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 27 पेज का, उसका पैराग्राफ 42 जिस पे ऑब्जेक्शन की पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, जिनको आज हज़फ कर दिया गया है, पैरा 7 का मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ, पैरा 42 भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि पैरा 42 क्या है। पैरा 42 ये कहता है कि आइनी और कानूनी दफात और अदालती नज़ायर की इस तफसील से साबित हुआ कि अहमदियों के दोनों ग्रोहों को गैर मुस्लिम करार देने के बाद उन्हें आइन और कानून के मुताबिक अपने मज़हब पर अमल पैरा होने, मुझे पहली दफ़ा पता चला है कि अहमदियों के 2 ग्रुप हैं। बहरहाल आइन और कानून के मुताबिक अपने मज़हब और अमल पैरा होने और इसके इजहार और इसकी तबलीग का हक़ इस शर्त के साथ हासिल है कि वो अवामी सतह पर मुसलमानों की दीनी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही अवामी सतह पर ख़ुद को मुसलमान के तौर पर पेश करेंगे, ताहम अपने घरों, अपनी इबादत गाहों और अपने निजी मखसूस इदारों के अंदर इन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा माकूल व क़यूद के अंदर घर की खलवत का हक़ उन्हें हासिल है। यानी यहाँ पर क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट? ये कह रही है कि किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर अहमदिया या कादियानी अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर सकते, उन इस्तिलाहात को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ताहम एज़ अ माइनॉरिटी पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत अगर वो अपनी इबादत गाहों के अंदर, अपनी प्राइवेट जो उनकी प्लेसेस हैं या अपने उनके इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर अपनी वो नशर व इशात करते हैं, डिस्कस करते हैं, इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये तफसीर सग़ीर है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ये है पैरा 42 जिसके ऊपर खप पड़ी है और जिसे आज निकाल दिया गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो फैसला किया है, जो बेसिकली तौर पे ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करवाया गया है, जब उलेमा के एक वफद ने चेंबर्स के अंदर जाके चीफ जस्टिस से और दूसरे जज साहिबान से मुलाकात की और फिर उनके साथ एग्रीमेंट करके 2 पेज का एक फैसला किया गया, जिसके बाद पैरा 7 और पैरा 42 जो मैंने भी आपको पढ़ के सुनाए हैं, जो जुलाई के फैसले में थे, उन्हें निकाल दिया गया है और कहा गया है कि इनको कभी प्रेसिडेंट के तौर पर आप कोर्ट नहीं करेंगे। ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट व्लॉगर एंड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मतीउल्लाह जान साहब ने एक बड़ा मानाखेज किस्म का ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पहले तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जज साहिबान जो हैं, इसको उन्होंने एक फ़ैसला किया, फिर उसको उन्होंने डिफेंड किया और अब उन्होंने उस फैसले को गलत मान के एक प्राइवेट मीटिंग करके उस फैसले से वो पीछे हट गए और प्राइवेट मीटिंग हो नहीं सकती, दूसरी साइड को सुना नहीं गया। इस पे तो इन तीनों जज साहिबान जो हैं, इनको रिज़ाइन भी करना चाहिए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने इनका केस जो है वो जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि असल में जो चीज़ हुई है वो इस गुस्से से बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, क्योंकि मुझे जो चीज़ समझ आ रही है और इस पर मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करें कि मजहबी रहनुमाओं ने, मजहबी सियासी जमातों ने, मदरसों के लोगों ने, पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला पीछे करवाया है, रिट्रैक्शन करवाई है, उसका मतलब ये निकलता है, नेट इफेक्ट ये निकलता है कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ होंगी वो अपने इदारों के अंदर, अपनी इबादत गाहों के अंदर भी अपने मज़हब की नशर व इशात, तबलीग, प्रोपेगेशन, प्रोफेसन नहीं कर सकेंगे। यानी अपनी किताबें अगर वो पब्लिश करते हैं और उसको अपने ही इदारों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या अपने ही प्यूपल्स, अपने ही बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसकी उनको इजाज़त एज़ पर दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं होगी। मुझे बहुत शक है कि अभी तो बाहर पाकिस्तान से किसी को पता नहीं चला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किस किस्म का डिसीजन करवा लिया गया है। जब इसकी अंग्रेज़ी में, फ़्रेंच में, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इसकी ट्रांसलेशन होगी और ये चीज़ दुनिया भर की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को, यूरोपियन यूनियन को, अमेरिका को, सब लोगों को इसका समझ आएगा, तो इसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन और रद्द अमल होगा और पाकिस्तान का जो कोई भी इमेज या पोजीशन है वो पहले से भी खासी कमज़ोर वो हो जाएगी। अब वो तो चले होगी जो भी होता है। मेरा एक आप सबसे एक क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो तो चले, जो पाकिस्तान से बाहर कभी गए नहीं है, वहीं रहते हैं अपने अपने शहरों के अंदर, उनकी तो मजबूरियां हैं, वो उनको वैसे भी बाहर की हवा नहीं लगी। लेकिन जो पाकिस्तानी डायस्पोरास हैं, आप लोग जो आप में से कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, आप में से जो लोग बरतानिया में हैं, यूरोप के, अभी मैं आया हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि बरतानिया का कोई भी शहर ऐसा है जहाँ पाकिस्तानी नहीं है, हर जगह ही मेरी मुलाकात हुई। यूरोप में है, कोई यूरोप का भी शहर ऐसा नहीं है जहाँ पाकिस्तानी ना हो। आप सबसे मेरा एक सवाल है कि आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं। तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि एक हिंदुस्तान के बहुत ही रिस्पेक्टेड एकेडमिक हैं
जिनका नाम है प्रोफेसर अशोक स्वैन। उनसे अक्सर पाकिस्तानी वाकिफ़ हैं। वो स्वीडन की एक बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी उपसाला यूनिवर्सिटी जो है उसमें वो प्रोफेसर हैं और वो बड़े एक्टिव हैं ट्विटर के ऊपर, और उनकी ट्वीट्स को पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रीट्वीट करते हैं। उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़। और वो अभी मैं उनका आपको एक ट्वीट भी दिखाता हूँ जहाँ वो कह रहे हैं कि कैसे एक मुस्लिम सियासी रहनुमा जो है उसका घर डिमोलिश किया जा रहा है बिकॉज उसने किसी पंडित जी या किसी बाबा जो हैं जिन्होंने हद तक आमेज़ बातें की प्रॉफिट ऑफ इस्लाम पीस बी अपॉन हिम के ख़िलाफ़, और इस मजहबी मुसलमान स्कॉलर ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, ये मजहबी रहनुमा ने या सियासी रहनुमा ने, तो उसका घर डिमोलिश किया जा रहा है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है हमें तो पता भी नहीं होता, लेकिन प्रोफेसर अशोक स्वैन जो हैं वो उसकी मजम्मत करते हैं और दुनिया भर को बताते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। प्रोफेसर अशोक स्वैन ने एक दफ़ा लिखा, एक आर्टिकल था उनका ट्वीट भी था, उसमें लिखा कि हिंदुस्तान के जो डायस्पोरास पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में फैले हुए हैं, ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये तवक्को करते हैं कि उनको बराबरी और इंसानी हकूक़ और ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी मिले एज सिटीजन्स। लेकिन वो ये इक्वालिटी हिंदुस्तान, हालांकि हिंदुस्तानी जहाँ कहीं भी हैं ये माइनॉरिटीज़ हैं छोटी छोटी, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी है उन्हें ये कोई किसी किस्म के हकूक़ नहीं देना चाहते। और वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी कितना ही उन पर जुल्म क्यों ना करें, ये जो पढ़ी लिखी हिंदुस्तानी इंटेलिजेंसिया या डायस्पोरा है ये बिल्कुल उसको कुछ महसूस भी नहीं होता, उनको उनकी आंखें बिल्कुल उस हवाले से बंद है। अब यही सवाल पाकिस्तानियों के लिए है कि आप भी तो यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका के अंदर इक्वालिटी मांगते हैं। यूरोप में तो आपने तूफ़ान खड़ा किया हुआ है इस्लामोफोबिया का कि हमारे ख़िलाफ़ बड़ा तासुब पाया जाता है, और यूरोप के और अमेरिका के जो लिबरल्स हैं वो जब भी आपके ख़िलाफ़ कुछ होता है तो वो आपके साथ खड़े होते हैं, बिकॉज लिबरल्स समझते हैं कि माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आपको जिस किस्म के माइनॉरिटी राइट्स यूरोप और अमेरिका में अवेलेबल हैं, आप क्यों नहीं उसी किस्म के माइनॉरिटी राइट्स पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को देने के लिए आवाज़ उठाते? सोचें इस पे, और मैं आपके कमेंट्स और आपके सारे रिएक्शन देखूंगा, फिर उसका जवाब भी दूंगा। थैंक यू।